हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो जंगल समाज और कॉलोनियलिज्म के बारे में मैंने पार्ट 1 में बता दिया है, आप लोग समझ लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं हम, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री का जो है मतलब कैसे आई, वो उसका प्रारंभ कैसे हुआ। ठीक है, तो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवेज। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा कि जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो फॉरेस्ट को, उनको जो जंगलों की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि वो शिप्स और रेलवेज बनवाते थे, है ना। रेलवेज के स्लीपर्स, ट्रैक के स्लीपर्स जो होते हैं लकड़ी से बनते थे वो। तो द ब्रिटिश वर वरीड दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाई लोकल पीपल एंड द रेकलेस फीलिंग ऑफ ट्रीज बाई ट्रेडर्स वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। तो ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज को चिंता होने लगी कि भाई जब पेड़ नहीं रहेंगे तो हम लकड़ी का यूज़ कैसे करेंगे। उनको बहुत ज़्यादा चिंता हुई कि व्यापारियों को जो सारे व्यापारी हैं वो जंगलों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो हम अपनी लकड़ी कहाँ से यूज़ में लाएंगे। सो दे डिसाइडेड टू इन्वाइट अ जर्मन एक्सपर्ट डिट्रिक ब्रेंडिस। उसके बाद तो उन्होंने क्या किया, जब उन्हें लगने लगा ना, उन्हें चिंता सताने लगी कि सारे जंगल जब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्लियर करके इंडस्ट्री बनाई जा रही थी जगह जगह, तो उन्हें ये लगने लगा कि लकड़ी का फिर हम यूज़ कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने जो एक डिसाइडेड करा कि एक जो इन्वाइट करा, एक जर्मन एक्सपर्ट थे डिट्रिक ब्रेंडिस। ठीक है, उन्होंने क्या करा, फॉर एडवाइस एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया। और उन्हें जो है इंडिया के जो फॉरेस्ट है उनका जो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल घोषित कर दिया। ठीक है, तो अब क्या था फिर, कौन थे, डिट्रिक ब्रेंडिस, इनका नाम याद रखना आप। ये कौन थे, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया। Brandis realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conservation। तो ब्रैंडिस ने रियलाइज़ करवाया लोगों को, उसने बताया कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल सिस्टम होना चाहिए कि जिससे कि हम जंगलों को कंजर्व कर सकें, पेड़ों को कंजर्व कर सकें, पेड़ों को बचाया जा सके, है ना। और जिससे कि क्या होता है कि उनको मतलब लोगों को इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए कि हम पेड़ों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। मतलब उनका फ़ायदा तो इसमें ही था, उनका ये था कि अगर पेड़ सुरक्षित रहेंगे तभी तो वो उस लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग थे, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, वो क्या करती थी, पेड़ों को काट देती थी। जैसे बहुत सारी तो इंडस्ट्री वगैरह बनाने के लिए, या फिर जैसे कहीं पर कोई स्कूल बन रहा है, कोई भी वर्कशॉप बन रही है, या फिर जो वहाँ के लोग थे लकड़ियाँ ले जाते थे, उसकी जो पत्तियाँ वगैरह थी वो भी खाने वगैरह के काम में यूज़ करते थे। बहुत सारी चीज़ें होती थी। उनकी जो मवेशी थे, है ना, जो उनके वो होते हैं पशु, तो उनको चरवाने के लिए वो वहाँ पर ले जाते थे। तो उसने जो ना, ब्रैंडिस ने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया कि पेड़ों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है। दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन। और इस सिस्टम में क्या करा, जो लीगल कार्रवाई करी गई, इसके लिए लीगल, जो इस चीज़ को लीगल बना दिया गया कि अगर कोई करेगा ऐसा तो उस पर, उसके लिए इलीगल घोषित कर दिया गया। रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड। इसके लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए कंजर्व करने के लिए क्या करा था, रूल्स बना दिए गए। फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड सो दैट फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। उनका ये कहना था कि पेड़ों का गिरना और ग्रेजिंग, तो उसको जो है ना रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, सो दैट फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। जिससे कि क्या होता है, जो जंगलों को ना टिम्बर प्रोडक्शन के लिए बचाया जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी मिल सके। टिम्बर भी एक तरीके की लकड़ी होती है। ठीक है, एनीबडी हु कट ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी, अगर कोई भी जो है पेड़ काटेगा बिना सिस्टम को फॉलो करे हुए, तो हैड टू बी ओके पनिश्ड। तो उनको क्या है, पनिश किया जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा। सो ब्रैंडिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 एंड हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। तो इसलिए ब्रैंडिस ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 में सेटअप बनाया एंड हेल्प द फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ, और 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया। ठीक है, कब आया था, 1865 में। याद रखना ये चीज़ आप लोग, कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब पारित हुआ था, 1865 में। मतलब बहुत सारे लॉज बना दिए गए थे, बहुत सारे रूल्स बना दिए गए थे कि जंगलों को काटना ना जाए, पेड़ पौधों को काटना ना जाए। इसमें भी अंग्रेजों का ही फायदा था, वो अपने लिए लकड़ी के लिए सोच रहे थे कि हमारी लकड़ी जो है बचाई जा सके। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप एट देहरादून इन 1906। इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में सेट किया गया 1906 में, जो आज भी है वहाँ पर। तो द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, कहाँ पर है, देहरादून में है, 1906 में ये सेट किया गया था वहाँ पर। द सिस्टम दे टॉट हर वॉज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। और जो ये सिस्टम बना, इस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। मैनी पीपल नाउ इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट फील दैट दिस सिस्टम इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल। बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो ये सिस्टम बना है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, सबके लिए नहीं बना है, ये सिर्फ मतलब ब्रिटिश लोगों के लिए था, उनको कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उन्हीं का हो। ठीक है,
इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या था, नेचुरल फॉरेस्ट को वरीयता दी गई। मतलब नेचुरल फॉरेस्ट का मतलब है वो जंगल जो अपने आप उग जाते हैं, वो पेड़ है ना, बहुत सारे पेड़ जो है वो अपने आप उगते हैं, प्राकृतिक रूप से उगते हैं ना, नेचुरल। तो नेचुरल फॉरेस्ट को उसमें क्या था, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में बहुत सारे नेचुरल फॉरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज थे, उनको क्या करा गया, उनको उगाया गया, और जो वैसे जो पेड़ थे उनको कट डाउन कर दिया, उनको गिरा दिया गया। इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्रीज वॉज प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज। और उनका कहना था कि उनका कहना था कि जितने भी नेचुरल प्लांट्स हैं उनको गिरा दो, नेचुरल फॉरेस्ट गिरा दो, और जो खुद लगे हुए पेड़ पौधे हैं उनको भी गिरा दो। लेकिन उनका कहना था कि एक ही टाइप के ट्रीज जो हैं वो प्लांट करे जाएं और सीधी रो में, मतलब वो हो सीधी रो में लगे हुए हों सारे। वन टाइप ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज। दिस इज कॉल्ड अ प्लांटेशन। इसी को प्लांटेशन कहा जाता है। किस चीज़ को कहा जाता है, कि जितने भी पेड़ पौधे वहाँ लगे हुए थे उन सबको हटा दो, जो नेचुरल रूप से लगे हुए थे सबको हटा दो, और क्या है, एक ही टाइप के पौधे वहाँ पर लगाए जाएं, बिल्कुल सीधी रो में लगाए जाएं, वो सीधी लाइन में लगाए जाएं। तो दिस इज कॉल्ड अ प्लांटेशन। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वे द फॉरेस्ट एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट ऑफिसर जो थे, उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिसर जो थे वो नियुक्त किए गए, वन अधिकारी मतलब जंगल में। और उन्होंने क्या करा, वहाँ पर जो है एस्टिमेट बनाया एक बहुत बड़े बड़े जैसे डिफरेंट तरीके के जो पेड़ होते हैं ना उनको उगाने का। तो उन्होंने एक एरिया ऐसा चुन लिया कि जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज लगाए जाएं एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और वो सब क्या करते थे, एक वर्किंग प्लान्स बनाते थे अपने जंगल के मैनेजमेंट का, कि किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए। दे प्लान हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर। वो क्या करते थे, वो प्लान करते थे कैसे प्लांटेशन करके जो हर साल कैसे जो है हर साल जो है एरिया को कट करा जाए। उनका क्या कहना था, वो ऐसे करते थे जैसे ना कि 4-5 पेड़ काट दिए, मान लीजिए 5 पेड़ जो है उग गया है, उनको काट लिया, फिर क्या है उन पे ही ना दोबारा से उन 5 प्लांट्स को दोबारा उगाएगा, तो प्लांटेशन होता है ये। तो हर साल सोचते थे कि हर साल कितने पेड़ कटे और कितने पेड़ लगे। द एरिया कट वॉज देन टू बी रिप्लांट टू सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर्स। जो एरिया उनको जिस एरिया में वो पेड़ काटते थे फिर रिप्लांट करते थे, इसलिए जो क्या था, जल्दी से जल्दी वो कुछ सालों में ही वो एरिया जो था कट करने के योग्य हो जाता था। मतलब जितने पेड़ बढ़ते थे उतने ही फिर उनको काट कर लिया जाता था। देखो यह है द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, देहरादून, इंडिया। ठीक है, द फर्स्ट फॉरेस्ट्री स्कूल टू बी इनकरेज टू द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम इंडियन फॉरेस्टर। ठीक है, यह है। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1865 इट वॉज अमेंडेड ट्वाइस। क्या था कि एक्ट बनाया गया फॉरेस्ट एक्ट, उसके बाद इनेक्टेड किया गया 1865 में। इट वाज अमेंडेड ट्वाइस, और 2 बार ही चेंज भी किया गया, वंस इन 1878 एंड देन इन 1927। एक बार तो उसको बदला गया 1878 में और उसके बाद 1927 में। द 1870 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज। 1878 के एक्ट के तहत क्या था, 2 बार चेंज किया ये है ना जो एक्ट था। तो इसके तहत क्या था कि पेड़ों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सी, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। पेड़ों की 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी, ओके, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट फॉरेस्ट माने गए वो उनको कहलाए जाते थे रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। विलेजर्स जो थे, गांव वाले जो थे, इन जंगलों से कुछ भी नहीं ले सकते थे, इवन फॉर देयर ओन यूज, बल्कि अपने ओन यूज़ के लिए भी वो यहाँ से नहीं ले सकते थे। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। वो क्या करते थे, देखो सबसे अच्छे जो माने गए वो रिजर्व फॉरेस्ट माने गए, मतलब गांव वाले इसमें से कुछ भी नहीं ले सकते थे। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको पनिशमेंट दिया जाता था। लेकिन अगर उनको घर में ज़रूरत है, उनको फ्यूल की ज़रूरत है, ईंधन की ज़रूरत है, या फिर अपने घरों के लिए ज़रूरत है उसकी, तो वो कहाँ से लेंगे, वो लेंगे प्रोटेक्टेड से या फिर विलेज फॉरेस्ट से। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। रिजर्व फॉरेस्ट को साइड कर दिया गया कि इसमें से कोई कुछ नहीं लेगा, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट में से ही अगर सब लेंगे तो उसमें से उसको यूज़ करेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। हाउ वर द लाइफ्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। कैसे, अब जब जंगल कटने लगे, ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, इनको अपने अधीन कर लिया है ना, उनको वो तो रिजर्व फॉरेस्ट बनाए उन्होंने, और जब जंगल वो लगातार अपने अधीन करते जा रहे थे, पेड़ों को अपने अधीन करते जा रहे थे, तो क्या था, लोगों की लाइफ पे तो असर तो पड़ता ही ना, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में कहाँ से उनको पेड़ पौधे मिलेंगे। तो कैसे लोगों की जो लाइफ थी वो कैसे अफेक्टेड हुई इस बात से। फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। देखो क्या था, फॉरेस्टर्स और विलेजर्स के जो थे अलग अलग आइडियाज़ थे कि जंगल जो है, अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए। विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पेसीज टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स। विलेजर्स जो चाहते थे, एक ऐसा जंगल चाहते थे जो जिसमें अलग अलग तरीके की स्पेसीज हों। ठीक है,
तभी वो सेटिस्फाइड रह पाते थे। जैसे कि उन्हें क्या क्या चाहिए था, उनको चाहिए था ईंधन चाहिए था, उनको फूडर चाहिए था, उनको लीव्स चाहिए थी। फूडर मतलब जो जानवरों को चराने के लिए होते हैं ना, चारा वगैरह होता है उनका, और लीव्स और पत्नियां, तो उनको अलग अलग तरीके की वैरायटी उनको चाहिए थी विलेजर्स को। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड वांटेड ट्रीज विच वर सुटेबल, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था दूसरी साइड में वो ऐसे पेड़ चाहता था जो सुटेबल हो किस चीज़ के लिए, सुटेबल फॉर बिल्डिंग्स, शिप्स और रेलवेज। हाँ, तो देखो दो अलग अलग लोग चाहते हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ चाहते थे। जैसे विलेजर्स चाहते थे कि भाई हमें ऐसे पेड़ मिले, हमें ऐसे पेड़ों की लकड़ी मिले जिसमें हम अपने पत्तियों का भी यूज़ कर सकें, जानवरों के लिए चारा यूज़ कर सकें, ठीक है, इस तरीके से, और ईंधन के लिए भी यूज़ हो सके। लेकिन जो फॉरेस्टर से वो ऐसे चाहते थे जो शिप्स और रेलवेज के स्लीपर बनाए जा सकें या फिर बिल्डिंग्स वगैरह में यूज़ हो सके। तो दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्ड वुड, और वो ऐसे पेड़ चाहते हैं जिनसे कि हार्ड लकड़ी मिल सके, एंड वर टॉल एंड स्ट्रेट, जो कि पेड़ सीधे हों और लंबे भी हों। तो सो पर्टिकुलर स्पेसिस लाइक टीक एंड सॉल वर प्रमोटेड एंड अदर्स वर कट। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अब भी अपनी ही बात मानी, उन्होंने लोगों की नहीं सुनी। तो उन्होंने क्या करा कि एक पर्टिकुलर स्पेसिस चुनी उन्होंने, टीक और सॉल, ठीक है, और उसको ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया, और जो दूसरे पेड़ पौधे थे उसको उन्होंने काट दिया, जो और पेड़ पौधे थे उनको काट दिया गया। इन फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जंगली एरियाज में जो रहने वाले लोग थे उनको ना वो जंगल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, जैसे कि रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, फॉर मैनी थिंग्स, अलग अलग चीज़ों के लिए इसका वो यूज़ करते थे। फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स आर न्यूट्रियस टू ईट, फ्रूट्स और ट्यूबर्स जो थे वो न्यूट्रिशन देते थे खाने में, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून बिफोर द हार्वेस्ट हैज़ कम। स्पेशली क्या होता था मानसून के टाइम पर, जब बरसात का टाइम होता था, जब फसल होने वाली होती थी, तो हर्ब्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन, जो हर्ब्स होती थी वो मेडिसिन के काम में आती, दवाइयों के काम में आती थी। वुड फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, और लकड़ी जो होती थी वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के काम आती थी, जैसे उससे हल वगैरह बनाए जाते थे, फावड़ा बनता था। बैम्बू मेक्स एक्सलेंट फेंसेज एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट एंड अम्ब्रेलास। बैम्बू जो लकड़ी होती है ना, बैम्बू स्टिक्स जो होती हैं उससे अम्ब्रेलास और बास्केट बनाए जाते थे। अ ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉड कैन बी यूज एज अ पोर्टेबल वाटर बॉटल, और ड्राइड स्कूप्ड आउट गॉड जैसे कद्दू वगैरह की सब्जियां होती थी तो वो पोर्टेबल वाटर बॉटल के काम आती थी, मतलब पानी स्टोर करने के काम आती थी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट, लीव्स कैन बी स्टिच्ड टुगेदर टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स। लगभग क्या था, हर तरीके की चीज़ें जो जंगल में उपलब्ध थी, जैसे कि पत्तियां हो गई, वो उनको सिल कर क्या करते थे, डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने के काम में आती थी, कप्स बनाने के काम में आती थी। द सियाड़ी, बॉम्बिना, बबली, क्रीपर्स होते हैं जो चढ़े हुए रहते हैं, लताएं सी जो होती हैं पेड़ पे, वो सहारा लेकर जो चढ़ते हैं, लताएं या बेल वगैरह मान लीजिए, कैन बी यूज टू मेक रोप्स, उससे रस्सी बनाई जाती थी। एंड द थ्रोनी बार्क ऑफ द सीमर सिल्क कॉटन ट्रीज इज यूज टू ग्रेट वेजिटेबल्स, और जो कांटों वाली छाल होती है सीमर की, सिल्क कॉटन, तो वो यूज़ किया जाता था सब्जियों को काटने के, ठीक है, उस टाइम जो सब्जियों काटने के यूज़ किया जाता था उनको। ऑयल फॉर कुकिंग एंड टू लाइट लैम्प्स कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द महुआ ट्री, और महुआ जो होता है पेड़ एक, उसके ऑयल से वो खाने के काम में लिया जाता था, और जो है लाइट लैम्प्स जलाने के काम भी वो आता था। तो देखो कितना ज़्यादा यूज़ है पेड़ों का। अगर आ जाए आपसे पूछा जाए कि जंगलों के यूज़ लिखिए, तो आप सब बता सकते हो ये जितने भी हैं ना। तो द फॉरेस्ट एक्ट मीन्स सीवियर हार्डशिप फॉर विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री। तो फॉरेस्ट एक्ट का मतलब हुआ कि जो गांव वाले थे ना उनको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस काम के लिए। आफ्टर द एक्ट ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस कटिंग वुड फॉर देयर हाउसेज, ग्रेजिंग देयर कैटल्स, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, हंटिंग एंड फिशिंग बिकम इलीगल। अब ये जो सब चीज़ें थी ना, जो मतलब अगर वो अपने पशुओं को वहाँ चराने के लिए आ रहे हैं, अपने जो जैसे फ्रूट्स वगैरह तोड़ रहे हैं, जड़ों को निकाल रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, फिशिंग, हंटिंग एंड फिशिंग, ये सब चीज़ें ना इलीगल कर दी गई। वहाँ की जो गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें इलीगल बता दी गई। पीपल वर नाउ फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड इफ दे वर कॉट, अगर लोग वहाँ से लकड़ी लेते थे तो उनको चोर घोषित कर दिया जाता था अगर वो पकड़े जाते थे। दे वर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड्स हु वुड टेक ब्राइब्स फ्रॉम देम, अगर वो पकड़े जाते थे तो वहाँ के गार्ड जो है उनसे जुर्माना मांगते थे। वुमेन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड वर स्पेशली वरीड, जो औरतें थीं वो अपने ईंधन वगैरह के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती थी, तो बेचारी वो तो बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी। इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कॉन्स्टेबल्स एंड फॉरेस्ट गार्ड्स टू हरास पीपल बाय डिमांडिंग फ्री फूड फ्रॉम देम। तो अगर औरतें वहाँ की पकड़ी जाती थी तो वहाँ के जो गार्ड्स होते थे तो उनको पनिशमेंट के तौर पर उनसे कहते थे कि तुम हमें फ्री में खाना बना कर ला कर दोगी, मतलब कुछ ना कुछ उनसे लेना ही होता था अगर उनसे इस तरीके की चीज़ें करवाई जाती थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो टॉपिक आता है वो आता है हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। One of the major impacts of the European colonialism was on the practice of shifting cultivation or Sweden agriculture.
ठीक है। जो मेजर इम्पैक्ट्स आया यूरोपियन कॉलोनियलिज्म पर वो आया शिफ्टिंग कल्टीवेशन से, या फिर इसको स्वीडन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो दिस इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया। इसको ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो कि एशिया के बहुत सारे पार्ट्स में होती है। अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका इट हैज़ मैनी लोकल नेम्स सच एज लेडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, सिबाइटमीन और टेवी इन अफ्रीका एंड सिबेना इन श्रीलंका। इंडिया में किस किस नाम से बोला जाता है इस खेती को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को? दिव्या, पेंडा, बेवर, निवाज, जेबुम, पोडू, खांडेड एंड कुमारी आर सम ऑफ द लोकल टर्म्स फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर। स्वीडन एग्रीकल्चर के नाम है जो इंडिया में लोकल टर्म्स के हिसाब से बोले जाते हैं, मतलब अलग अलग इस प्रांत की अलग अलग भाषा है। ये भाषा है, मतलब ये इसका नाम है खेती का। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ठीक है। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्nt इन रोटेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा जंगल है इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पर जैसे हमने पेड़ उगाए तो बाद में क्या होता है, इन पेड़ों को काट लिया जाता है। इन पेड़ों को काट कर क्या होता है, बाद में जो होता है इसको जला दिया जाता है। जलाकर जो इसकी राख बचती है, इस राख में फिर से बीजों का छिड़काव किया जाता है, और फिर हम जो है उसमें खेत में नहीं उपजी फसल, फिर हम आगे बढ़ गए थोड़ा सा, तो अब भी वहाँ पर भी यही प्रोसेस सेम कर जाता है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, तो ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और जो हमने ये जो एरिया छोड़ा, तो इसमें जो पहली बारिश पड़ेगी उससे जो पेड़ आएंगे, ठीक है, यहाँ पर पेड़ ग्रो कर जाएंगे, फिर यहाँ पर भी बीज का छिड़काव कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जला देते हैं एरिया को, ठीक है। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्nt इन द रोटेशन। रोटेशन में उनको जलाया जाता है। सीड्स आर सोन इन द एशेज आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन्स। और राख में जो है बीजों को मिला दिया जाता है फर्स्ट मानसून रेन्स। एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में जो फसल को हार्वेस्ट किया जाता है। सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। ऐसे जो प्लॉट्स होते हैं वो 1 या 2 सालों के लिए कल्टीवेट किए जाते हैं। देन लेफ्ट फैलो फॉर 12 to 18 ईयर्स फॉर द फॉरेस्ट टू ग्रो बैक। और दोबारा से जंगल को बनाने के लिए कम से कम 12 से 18 साल का समय लगता है। अ मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन दीज प्लॉट्स, ठीक है। फसलों का जो मिक्सचर है वो इन प्लॉट्स पर ग्रो कर जाता है। इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका इट वुड बी माइलेट्स। यहाँ पर होता है माइलेट्स होती है। इन ब्राज़ील में मैनियोक एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका मेज एंड बीन्स। याद रखना ये चीज़ें आप, ठीक है, कि कहाँ पर कौन कौन सी खेती की जाती है। यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। अब यूरोपियन फॉरेस्टर जो थे उनको बाद में ये लगा कि भाई ये वाली जो खेती है ये जंगलों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। दे फेल्ट दैट लैंड विच वॉज यूज फॉर कल्टिवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवे टिम्बर। उनका कहना था कि भाई हर साल तो ये फसल उगती नहीं है, इसमें लंबा प्रोसेस चला जाता है, तो जो रेलवे के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती थी वो कहाँ से आएगी। व्हेन अ फॉरेस्ट वॉज बर्न्ड, जब एक जंगल को जलाया जाता था, देयर वॉज द एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। उनका कहना था कि उसका जो धुआं होता था उससे क्या होता था, बहुत सारी जो वैल्यूएबल लकड़ी जो थी वो जल जाती थी, कीमती लकड़ी जो है नष्ट हो जाती थी। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, देखो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में दिखाया गया है ना, बर्निंग द फॉरेस्ट, पेंडा और पोडू प्लॉट ये जलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। तो क्या था, जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स वसूलने में परेशानी होती है, क्योंकि वो तो शिफ्ट होकर खेती की जाती है, कि वो एक जगह शिफ्ट करके खेती करते हैं फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या होता था, टैक्स को कैलकुलेट करने में भी परेशानी होती थी। तो देयरफॉर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके बाद क्या हो, गवर्नमेंट ने जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। एज अ रिजल्ट मैनी कम्युनिटीज़ वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट। इसका परिणाम ये हुआ कि जितनी भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, बहुत सारे समुदाय थे, वो अपने घरों को छोड़कर जाने लगे, जंगलों में जंगलों और घरों को छोड़कर जाने लगे। सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशन। कुछ लोगों ने तो अपना जो है व्यवसाय चेंज कर दिया। वाइल सम रिसिस्ट थ्रो लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियंस। और कुछ जो थे वो वहाँ से बिल्कुल ही पलायन कर गए, मतलब चले गए वहाँ से, ठीक है। हु कुड हंट, ठीक है। तो द न्यू फॉरेस्ट लॉज चेंज द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन येट अनदर वे। जो नए नए ये फॉरेस्ट के लॉज बने थे ना, इन्होंने जंगल वालों की जो लाइफ थी उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। बिफोर द फॉरेस्ट लॉज मैनी पीपल हु लिव्ड इन और नियर फॉरेस्ट हैड सर्वाइव बाई हंटिंग डियर, पैट्रिजेस एंड वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स। तो क्या करते, जब ये लॉज नहीं बने थे तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा हंटिंग पर सर्वाइव करते थे, जैसे शिकार करते थे, किस किस का, डियर का, पैट्रिजेस एंड वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनका करते थे। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वॉज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉ। लेकिन जब ये फॉरेस्ट लॉज आए तो ये जो है प्रोहिबिटेड कर दी गई, ठीक है। तो दोज हु वर कॉट हंटिंग वन नाउ पनिश्ड फॉर पोचिंग। जो शिकार करता हुआ पकड़ा गया तो उसको जो है पनिश किया जाता था। While the forest laws deprived people of their customary rights to hunt, hunting of a big game become a sport। तो क्या था, पहले तो ये हंटिंग जो है
लोग जो थे खाने पीने के लिए करते थे, अपने जीने के लिए करते थे, लेकिन बाद में ये शौक का विषय बन गया। लोगों ने इसमें ना अपनी हॉबी तलाशने लगे। हंटिंग ऑफ अ बिग गेम बिकम अ स्पोर्ट। हम हंटिंग जो था एक स्पोर्ट की तरह ही बहुत बड़ा गेम बन गया। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी फॉर सेंचुरीज। भारत में ही हंटिंग ऑफ द टाइगर्स और फिर जो अदर्स एनिमल्स हैं वो एक कल्चर का विषय बन गए, मतलब पार्ट ऑफ द कल्चर हो गए ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी फॉर सेंचुरीज। मैनी मुगल पेंटिंग्स शो प्रिंसेस एंड एम्प्रेस एंजॉइंग हंट। आपने बहुत सारी मुगल पेंटिंग्स देखी होंगी, तो उसमें देखा होगा कि जो राजकुमारियां और राजकुमार होते थे, जो एम्प्रेस होते थे, राजा महाराजा, वो हंट को एंजॉय करते थे, मतलब वो शिकार करने जाते थे। बट अंडर कॉलोनियल रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट वेरियस स्पेसीज बिकम ऑलमोस्ट एक्सटेंट। लेकिन क्या था, जब ये कॉलोनियल रूल आया तो शिकार करने में क्या था, बहुत सारी जो जातियां थी वो जो नष्ट होने लगी एकदम बहुत बड़ी संख्या में, जो है जैसे टाइगर खत्म हो गए है ना, बहुत सारे जो जानवर थे शिकार की वजह से उनकी स्पेसीज जो है डिस्ट्रॉय हो गई। तो द ब्रिटिश लॉ लार्ज एनिमल्स एज साइन ऑफ अ वाइल्ड प्रिमिटिव एंड सीवेज सोसाइटी। तो ब्रिटिश अंग्रेजों ने देखा कि जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, प्रिमिटिव बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो वो हमारे समाज के लिए ना अच्छे नहीं हैं। दे बिलीव दैट बाई किलिंग डेंजरस एनिमल, उनका विश्वास था कि जो ये खतरनाक जानवर हैं उनको मार देना चाहिए। एंड द ब्रिटिश वुड सिविलाइज इंडिया। तभी तो हमारा जो है जो ब्रिटिश लोग हैं, जब तो हम सिविलाइज्ड इंडिया बनेगा। हमारा ये उनका कहना था कि मतलब हमारा जो देश है वो अच्छा नहीं लगता है, ये बड़े बड़े खतरनाक जानवर हैं, गंदे संदे जो जानवर हैं, प्राइमिटिव हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, तो उनको मार देना चाहिए। दे गेव रिवॉर्ड्स फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर्स। वो बल्कि जो टाइगर्स को मारता था तो उसको वो इनाम भी देते थे, पुरस्कार देते थे। वॉल्व्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स ऑन द ग्राउंड्स दे पोस्टेड अ थ्रेट टू कल्टिवेटर्स। क्या था, भेड़िए हो गए या बड़े बड़े जो एनिमल्स हो गए, तो जो ग्राउंड में दिख जाते थे तो वो कल्टिवेटर्स के लिए डर का कारण बन जाते थे। मतलब कल्टिवेटर्स वो होते हैं जैसे फसल उगाने वाले होते हैं, जैसे खेत में मजदूर काम कर रहे हैं, कल्टिवेटर्स वगैरह जितने भी होते थे, एकदम से देख के वो डर जाते थे। ओवर 80,000 टाइगर्स, ठीक है, 1,50,000 लेपर्ड्स एंड 2 lakhs वॉल्व्स वर किल्ड फॉर रिवॉर्ड इन द पीरियड 1875 एंड 1925। मतलब ये जो पीरियड था ना 1875 से 1925 का, इसमें बहुत सारे जानवर मारे गए। ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन एज अ स्पोर्टिंग ट्रॉफी। और ग्रेजुअली बाद में क्या हुआ, जो टाइगर जो था एक स्पोर्टिंग ट्रॉफी के बीच में नजर आने लगा, मतलब अगर उसको मारोगे तो ट्रॉफी दी जाएगी। द महाराजा ऑफ सरगुजा एलोन शॉट 157 tigers and 2,000 leopards up to 1957. A British administrator George Duke killed 400 tigers। इस सब के नाम लिख रहे हैं किसने कितने क्या क्या मारा। इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व फॉर हंटिंग। बहुत सारे जो एरियाज थे, ठीक है, फॉर जंगलों के, वो शिकार के लिए रिजर्व कर दिए गए। ओनली मच लेटर डिड एनवायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेटर्स बिगेन टू आर्ग्यू दैट ऑल दीज स्पेसीज ऑफ एनिमल्स नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड एंड नॉट किल्ड। सिर्फ क्या था, बाद में एनवायरमेंटलिस्ट जो थे और कंजर्वेटर्स जो थे, उन्होंने ही शुरू किया कि जितनी भी स्पेसीज हैं एनिमल्स की, ये प्रोटेक्टेड की जाएंगी और उनको मारने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है टॉपिक न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। ठीक है, While people lost out in many ways after the forest department took control of the forest, some people benefited from the new opportunities that had opened up in trade. तो जब क्या था, जब लोगों ने अपने जो सारे रास्ते खत्म हो गए थे लोगों के, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगलों को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो लोगों के बहुत सारे रास्ते बंद हो गए थे। सम पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम द न्यू अपॉर्चुनिटी। लेकिन क्या था, उसमें से कुछ लोग जो थे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलने लगी, क्योंकि उन जंगलों ने क्या था, उनके लिए व्यापार के रास्ते खोल दिए। मैनी कम्युनिटीज़ लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। बहुत सारे समुदाय जो थे, उन्होंने क्या कहा था, अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो थे, उनके पारंपरिक जो उनके व्यवसाय थे, उनको छोड़ दिया एंड स्टार्ट, और उन्होंने नए नए व्यापार जो है जंगलों के प्रोडक्ट से शुरू कर दिए। दिस हैपन नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसा ये इंडिया में ही नहीं होता था, बल्कि जो वर्ल्ड में ही सब कुछ होने लगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर रबर इन द मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी में रबर की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। द मुंडुरकू पीपल्स ऑफ द ब्राजीलियन अमेजन हु लिव्ड इन विलेजेस ऑन हाई ग्राउंड एंड कल्टिवेटेड मैन्यूर बिगन टू कलेक्ट द लेटेक्स फ्रॉम वाइल्ड रबर ट्रीज फॉर सप्लाइंग टू ट्रेडर्स। क्या था, जो मुंडरकू लोग थे ब्राजीलियन अमेजन के, वो जो कि गांव में रहते थे, तो वो रबर को इकट्ठा करने का काम करने लगे और उसको वो क्या करते थे, अपने देश से बाहर के देशों को बेचा करते थे। ठीक है, ग्रेजुअली दे डिस्केंडेड टू लाइव इन ट्रेडिंग पोस्ट एंड बिकम कम्प्लीटली डिपेंड ऑन ट्रेडर। धीरे धीरे करके उन्होंने इसको अपनी लाइफ बना लिया और वो पूरी तरीके से व्यापारियों पर निर्भर हो गए। इन इंडिया द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वॉज नॉट न्यू। इंडिया में भी जो ट्रेड था, जो व्यापार था जंगली प्रोडक्ट्स का,
वो कोई नया नहीं था। फ्रॉम द मेडिवल पीरियड ऑनवर्ड्स, पुराने समय से ही, वी हैव रिकॉर्ड्स ऑफ आदिवासी कम्युनिटीज ट्रेडिंग एलिफेंट्स एंड अदर गुड्स लाइक हाइट्स, हॉर्न्स, सिल्क, कोकून्स, आइवरी, बैम्बू स्पेसीज, फाइबर्स, ग्रासेस, गम्स एंड रेजिन्स थ्रो नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द बंजारास। तो मतलब ये था इंडिया में भी जो ये ट्रेड होता था ना, व्यापार जो होता था जंगली प्रोडक्ट्स का, तो ये नया नहीं था, ये प्राचीन समय से चला आ रहा था। जैसे यहाँ से लोग क्या एलिफेंट्स बेचते थे, है ना, हाथी को, या फिर सामान भी बहुत सारा जाता था, जैसे कि हॉर्न्स हो गया, सिल्क, कोकून्स मतलब रेशम बनाने के लिए, बैम्बू हो गई, स्पाइसेस हो गए, मसाले, ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें लिख रही है ना, ये सब जाती थी, है ना। तो ये सब जो है यहाँ से बाहर के देशों को बेची जाती थी। विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, लेकिन क्या जब अंग्रेज आए, हाउएवर ट्रेड वॉज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, व्यापार जो था गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट कर दिया गया, पूरी तरीके से रेगुलेट कर दिया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मैनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर एरियाज। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, वो पर्टिकुलर एरियाज में जो था व्यापार करने लगी। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड, पशुओं को चराना और हंटिंग करना लोकल पीपल के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। इन द प्रोसेस मैनी पेस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक द कोरावा, कराचा एंड येरुकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। तो बहुत सारे जो नोमैडिक लोग थे, नोमैडिक कहते हैं बंजारों को, जो घुमंतु लोग होते हैं ना, उनको बोला जाता है। नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो थी, जैसे कोरावा हो गया, कराचा एंड येरुकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, इन सब ने अपना जो है जीवन यापन खो दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप लोग ये व्यापार नहीं कर सकते, आपने जानवर को नहीं चला सकते, या फिर शिकार भी नहीं कर सकते। सम ऑफ देम बिगन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स, और कुछ में, उनमें से कुछ को तो क्रिमिनल ट्राइब्स को भी घोषित कर दिया गया। एंड वर फोर्स टू वर्क इंस्टेड ऑफ इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशन अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन, और बहुत सारे लोगों को तो फोर्स किया गया कि आप लोग ये काम ना करके फैक्ट्रीज में काम करें, प्लांटेशन करें, या फिर जो कि माइंस में काम करें, है ना, जो खाने वगैरह होती हैं, खान वगैरह में काम करें, अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन, गवर्नमेंट के सुपरविजन में ये सब काम होगा। मतलब उनके जो काम थे वो तो छुड़वा दिए, और उनसे इस चीज़ के लिए फोर्स किया गया। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव वेल बीइंग फॉर द पीपल, ये नए नए अवसर जो मिलते हैं काम के, ये हमेशा ही जो है अच्छे नहीं होते लोगों के लिए। इन आसाम बोथ मैन एंड वुमेन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटीज लाइक संथल्स एंड ओरेंस फ्रॉम झारखंड एंड गॉन्ड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ वर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशन। तो ये बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ थी आसाम में, आदमी और औरतें जो थे बहुत सारे जितने भी थे, सब देख लीजिएगा, संथल्स एंड ओरेंस जो झारखंड में, इन सबको क्या करा गया, इन सबको टी प्लांटेशन में लगा दिया गया, है ना। आसाम में जो चाय की खेती होती है वहाँ पर इन सबको लगा दिया गया। देयर वेजेस वर लो एंड कंडीशन ऑफ वर्क वर वेरी बैड, उनकी सैलरीज तो बहुत कम होती थी, और उनकी जो कंडीशंस होती थी बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। दे कुड नॉट रिटर्न ईजिली टू देयर होम विलेजेस, वो आसानी से अपने घर नहीं लौट सकते थे। फ्रॉम वेयर दे हैड बीन रिक्रूटेड, और जहाँ पे वो आए थे वो बेचारे वहीं के होकर रह गए थे, वो आसानी से अपने घर भी नहीं जा सकते थे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।